हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजपाल स्वामी, टीम फिजिक्स एट CLC सिक्कर। तो आज के वीडियो में अपन जो माइनर टेस्ट 07 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहले अपन जेई मेंस का सॉल्यूशन देखते हैं। इनमें जो टॉपिक आपको गिवन थे वो थे कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI और AC। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और बाकी 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के हैं। तो अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं स्टार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ काइनेटिक एनर्जी E if the time period of revolution of proton is capital T, then which of the following is correct? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अपने को गिवन है वो हिंदी में देखते हैं कि एक प्रोटॉन है, उसको लंबवत असमान चुंबकीय क्षेत्र में के गतिज ऊर्जा से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका आवर्तकाल T आता है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे देखो ऑप्शन गिवन है, T प्रोपोर्शनल E है, T प्रोपोर्शनल 1/E है और √E के प्रोपोर्शनल है और E की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप जानते हैं तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2πm/QB। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। कहां से आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप टाइम पीरियड निकालते हैं तो डिस्टेंस कितना चला 2πr, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो प्रोटॉन है वो सर्कुलर मोशन करेगा तो 2πr डिस्टेंस चलेगा और इसको कितनी वेलोसिटी से चलेगा, ये सपोज v वेलोसिटी से उसमें घूमेगा। और अपन जो फॉर्मूला पढ़ते हैं रेडियस का, रेडियस कितनी आती है r = mv/QB रेडियस आती है, r = mv/QB रेडियस आती है। तो यहां से 2π का 2π, r की जगह mv अपॉन नीचे आ रहा था v और QB का QB, तो v से v कैंसिल हुआ और फाइनली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया वो 2πm/QB आया। अब m जो है मास है वो भी कांस्टेंट है, q है चार्ज है वो भी कांस्टेंट है और b है मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड आपका आ रहा था वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब एनर्जी की पावर जो 0 है उसके ऊपर ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अपना जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, मोस्ट करेक्ट, वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को एक फिग गिवन है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो देखते हैं। एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट एट रीजन BC such that BC is a quadrant of a circle of radius R with center O. If the current through the conductor is I, then magnitude of magnetic field. देखो यहाँ पे अपने को एक वायर गिवन है, वो BC 1/4 ऑफ सर्कल है, इसको इस तरीके से बीच में बेंड कर दिया गया और AB जो था वो O पॉइंट के अलोंग आ रहा था। फिर आगे CD जो है O से किसी डिस्टेंस आगे से निकल रहा है और यहाँ पे देखो R जो है वो इसकी रेडियस है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो देखो क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि एक आपके पास वायर है, उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं AB की वजह से। तो AB जो वायर है ये अगर आगे तक अपन इसकी लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं तो पॉइंट O से पास होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB आएगा वो तो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB तो आ जाएगा 0। फिर अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC क्या आ जाएगा। अपन जब भी सर्कल के लिए देखते हैं तो सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I अपॉन 4π इंटू R इंटू जो भी आपका एंगल है
जितने एंगल में सर्कल बना हुआ है वो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे। आगे जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट का म्यू नॉट करंट जो था वो आपका आई था, और थीटा कितने थीटा में है, 90 डिग्री में है। अगर 90 डिग्री में है तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में अगर आप पुट करना चाहेंगे तो पाई बाई 2 पुट करना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 का पाई बाई 2, और नीचे था 4 पाई आर, 4 पाई इंटू आर। आगे देखो पाई से हो गया पाई कैंसिल, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू आर। फिर अपन देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, जैसे मान लो पॉइंट O पे अपने को फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं मेरी जो फिंगर्स हैं उनको B से C के अलोंग घुमाऊंगा। तो B से C के अलोंग अगर घुमाएंगे तो अपना जो अंगूठा है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जो फील्ड है वो इनवर्ड है, तो इनवर्ड है तो इसको हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं AB की बात कर ली, BC की बात कर ली। अब CD वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो जो CD वायर है वो सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ओके यहां से R डिस्टेंस पे है और दूसरा वाला पॉइंट इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। और अपन अगर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो स्ट्रेट वायर की वजह से देखने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, देखो B जो CD है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD है, उसके लिए अपन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और डायरेक्शन कैसी आएगी, देखो अंगुलियों को घुमाएंगे, इसका मतलब आगे की ओर घुमाना पड़ेगा, और जो अंगूठा है अपना तो वो अंदर की ओर जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो डायरेक्शन आएगी वो प्लेन के इनवर्ड आएगी। अब जो अल्फा की वैल्यू है वो तो देखो यहां से यहां तक की हो गई 0, और सेमी इनफाइनाइट का केस है आपको पता है, तो अल्फा की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, और बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 90, क्योंकि ये इनफाइनाइट वाला केस है, एक और इनफाइनाइट जा रहा है, इस वजह से बीटा की वैल्यू हो गई 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली जो अपना आंसर आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा, और ये भी इनवर्ड है तो क्रॉस से डिनोट कर दिया, इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे। तो पहला आया 0, दूसरा है म्यू नॉट आई अपॉन 8r, और तीसरा आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो अपन अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में था म्यू नॉट आई अपॉन 8r, तो ये तो देखो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में से सेकंड को डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस निकलवा रहा है, तो डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हो तो अपना आंसर जो आएगा वो फाइनल फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने से क्या पूछा गया है, तो देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक समान गतिज ऊर्जा से एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जब प्रवेश करते हैं तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा, ये अपने को बताना है। तो आपको पता है कि R इक्वल टू जो फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, कौन सा देखते हैं, R इक्वल टू mv अपॉन qb। तो mv क्या होता है, मोमेंटम। अगर मोमेंटम गिवन नहीं है और कभी एनर्जी की टर्म में आपको कुछ आंसर निकालना हो या एनर्जी गिवन हो, तो मोमेंटम को अपन अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कर देंगे 2m इंटू जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जैसे कितनी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ भी थी, E काइनेटिक एनर्जी थी, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दोनों के लिए सेम आ रही थी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमने ले ली E, और दोनों जो टर्म है उनके लिए काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम आएगी। नीचे चार्ज आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन में गिवन है सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो R होगा
वो प्रोपोर्शनल होगा। देखो ना तो 2 के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि कांस्टेंट है, मास दोनों का अलग अलग है, जैसे मास दोनों का अलग अलग है तो मास के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल हो गया। एनर्जी के प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा क्योंकि एनर्जी दोनों के लिए सेम है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बाकी अगर ट्रेजेक्टरी देखनी है, रेडियस देखनी है, तो मैग्नीट्यूड देखना होता है, तो उस वाली कंडीशन में क्योंकि वैल्यू आएगी वो आपको पॉजिटिव ही लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब आर जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट है माया। अब अगर अपन रेशियो देखना चाहें तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप सब जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है। तो अगर मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसका मतलब ये ऊपर वाली क्वांटिटीज नीचे वाली क्वांटिटीज से बड़ी है। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रेडियस जो है वो प्रोटॉन की ज्यादा आएगी और इलेक्ट्रॉन की कम आएगी। अब ऑप्शन देखते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड। तो देखो लेस कर्व्ड है, यहाँ पे भी लेस कर्व्ड है। इसमें अपने से रेडियस नहीं पूछा है, इसमें कर्व्ड पूछा है। तो जिसकी जितनी कम रेडियस होगी वो उतना ही ज्यादा कर्व्ड होगा, और जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस होगी वो उतना ही कम कर्व्ड होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रक्षेपण पथ कम वक्रीय है, इसमें पूछा गया है। प्रोटॉन का प्रक्षेपण पथ कम वक्रीय है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा ये अपने को बताना था। तो देखो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, तो लेस कर्व्ड किसकी आती है, जिसकी रेडियस ज्यादा वो कम कर्व्ड होगा। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो गया। तो प्रोटॉन का जो प्रक्षेपण पथ है वो कम वक्रीय है। इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एट राइट एंगल A uniform straight infinite conductor of radius r is carrying a steady current I such that current is uniformly distributed over its cross section. Which of the following graph represent the correct variation of magnetic field B with the perpendicular distance r from the axis of conductor? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि एक कोई यूनिफॉर्म स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का उसकी रेडियल डिस्टेंस के साथ कितना चेंज आ रहा है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे आर त्रिज्या के एक समान अनंत लंबाई के सरल रेखीय चालक जिसकी त्रिज्या आर, जैसे ये सिलेंड्रिकल कोई आपका कंडक्टर है, चालक है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे आपको आर जो डिस्टेंस यहां से इसका सेंटर है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, अब वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, तो उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बताना था। तो अपन जब भी इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो अपन फॉर्मूला निकालेंगे फलक से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट, सबसे पहले अपन स्मॉल आर रेडियस अंदर की ओर निकाल के देख लेते हैं, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनसाइड अपन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो इनवर्ट जो मान लो यहां से कोई क्रॉस सेक्शन काट लिया, स्मॉल आर रेडियस का एक कोई वायर काट लिया, अब इसमें से कितनी करंट जाएगी वो अपने को निकालनी है। सबसे पहले पता होना चाहिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी से जैसे ही इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे आपकी करंट आ जाएगी। तो करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल करंट तो जो जा रही थी वो आपकी आई जा रही थी और एरिया टोटल था वो पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। तो आई अपॉन ए, तो करंट अपॉन एरिया से तो आ गई करंट डेंसिटी या धारा घनत्व।
और अपने को धारा घनत्व अगर मिल गया तो उससे अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी जितनी भी इसके अंदर से करंट जा रही थी वो किसी r डिस्टेंस पे। तो फिर आगे मल्टीप्लाई हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि जितना भी टोटल क्षेत्रफल है, जितना भी टोटल एरिया है उसमें से आपकी करंट जाएगी। तो अब आगे जब अपन इनको कट करेंगे तो r से r एक बार कैंसिल हो गया और इसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। आगे अपने पास क्या क्या बचा, b इक्वल टू यहां से देखो म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई, और ये नीचे है यहां पे है 2 पाई, उधर है आर स्क्वायर, ये हुआ 2 पाई और आर स्क्वायर। और क्या बचा, और एक अपने पास बचा स्मॉल आर, यहां बचा स्मॉल आर। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और आर जो इनिशियल पाइप की कंप्लीट रेडियस थी आर वो भी कांस्टेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या कैसे आ रहा है, जब तक आप सरफेस तक चले जाते हैं तब तक तो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जैसे ही अगर वैल्यू इंक्रीज करते हैं आप, तो इसमें अगर वैल्यू इंक्रीज कर दी, जैसे ही आप सरफेस तक चलते गए तो ये वाला फॉर्मूला आया, मतलब स्मॉल आर जब तक लेस देन है कैपिटल आर तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। इसके बाद अगर स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से ज्यादा ले लेंगे तो नीचे भी देखो क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर। इसका मतलब बी आर के रेसिप्रोकल में हो गया। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बी आपका डिक्रीज होगा। तो जब स्मॉल आर तक इनसाइड है अपन, तब तक देखो इसमें स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब 0 से r तक स्ट्रेट लाइन, देन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें धीरे धीरे बाद में डिक्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। यही अपने को देखना था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे अपने को गिवन है 2 करंट एलिमेंट्स 2 एम्पियर मीटर एंड -2 एम्पियर मीटर आर लोकेटेड एट x equal to 0 and x equal to 2 meter. A unit vector along magnetic field due to these elements at point P x equal to 4 will be. अपने को देखो दो धारावाही करंट कैरिंग अल्पांश गिवन है यहाँ पे, और वो प्लेन के इनवर्ड है, ठीक है। मतलब एक बार की ओर करंट आ रही है, एक में अंदर की ओर करंट जा रही है। एक में करंट है 2 एम्पियर मीटर, दूसरे में भी 2 एम्पियर मीटर ही है, एक में अंदर है एक में बाहर है। एक जो है अपना ओरिजिन पे रखा हुआ है उसको बोल सकते हैं 0 पे रखा हुआ है, और जो दूसरा वाला है वो 2 0 पे रखा हुआ है, और जो पॉइंट जिस पे अपने को देखना है मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट है आपका 4 0 पे। तो वो अपना पॉइंट हो गया 4 0 पे। आपको पता है जब कोई इनफाइनाइट वायर हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जब देखना है तो वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। ये इनफाइनाइट अगर वायर, इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई वायर है उसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। इसके साथ साथ अपन डायरेक्शन भी ले लेते हैं। अब जो ओरिजिन से निकल रहा था वो वायर, उस वायर में बाहर की ओर करंट आ रही थी। अगर बाहर की ओर करंट आ रही थी तो मैं अंगूठे की डायरेक्शन में उस वायर को रखूंगा। तो अंगूठा जब बाहर की ओर आ रहा होगा तो अंगुलियों को अपन घुमा रहे होंगे, तो इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट P पर वो आएगा अपवर्ड। तो जो O पॉइंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आएगा अपवर्ड, अपवर्ड आएगा। इसका मतलब अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो J कैप है,
रही बात करंट की, तो करंट की वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट, आई की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी होगी, ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड ओ से पी पर जो होगा वो कितना होगा, तो 2 पाई का 2 पाई, 2 पाई का हुआ 2 पाई, और डी की वैल्यू हो गई 4 और डायरेक्शन आई जे कैप। इसके बाद अपन देखेंगे पॉइंट जो 2.0 पे रखा हुआ है उसकी वजह से ये इसमें करंट जो जा रही है प्लेन के इनवर्ट जा रही है, तो अंगूठा रखूंगा और मैं क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूंगा हाथ को। जैसे ही क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो नीचे की ओर आएगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे मान लो पॉइंट ये था ओ ए, तो पॉइंट ए की वजह से पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आ जाएगा म्यू नॉट, करंट कितना था सेम 2 एम्पियर, और नीचे अपन फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 पाई इंटू डी, कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये है 2 पाई इंटू 2, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन आई माइनस का जे कैप, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो आ गई माइनस का जे कैप डायरेक्शन आ गई। अब आगे अपन देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, इधर 2 से 2 को कैंसिल कर दिए। अब अपने को टोटल लेना है, अगर टोटल लेना है तो कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन पाई है वो दोनों में कॉमन है और दोनों को अपने को ऐड करना था, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन पाई तो रह गया बाहर, अंदर क्या बचा, या स्टार्ट वाले में आया 1/4, तो 1/4 आया, ठीक है। ये तो आया प्लस के जे कैप में, फिर दूसरा वाला आ रहा था माइनस जे कैप में, इस वजह से मैंने माइनस किया और यहां पे लगा दिया, कितना आ रहा था 1/2, तो ये आ रहा था 1/2। अपने को इसमें क्या पूछा है वो फाइनली जो आंसर आएगा वो देख लेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव में जे कैप। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे 1/4 में से 1/2 निकालेंगे, ये आएगा माइनस का 1/4, तो जो भी वैल्यू आ रही है आपकी म्यू नॉट अपॉन नीचे तो आ गया 4 पाई और अंदर आ गया माइनस का जे कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो आपकी आ रही है माइनस के जे कैप में, तो अपना ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है अपना वो इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर कोई लूप है, उसमें करंट आई है और उसको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके पास इस प्रकार से रखा जाता है कि वो उसके पैरेलल है। तो देखो यह है कि नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ लूप। इस वायर को, इस कंडक्टर जो है दूसरा वाला, उसके एक साइड के अलोंग पैरेलल रखा जाता है। और उसके बाद क्या बोला है, प्लेन ऑफ लूप मतलब ये सेम प्लेन में है। इफ ए स्टेडी करंट आई इज स्टेबलाइज्ड इन वायर एज शोन इन फिगर देन द लूप विल। देखो आपके लूप में करंट जा रही है आई और आपका वायर है, वायर में करंट है आई, उसकी वजह से आपको बताना है कि लूप के साथ क्या होगा, वो ऑप्शन चेक करके अपन बताएंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला था रोटेट अबाउट एन एक्सिस पर पैरेलल टू द वायर, दूसरा ऑप्शन था मूव अवे फ्रॉम द वायर, थर्ड ऑप्शन था मूव टवर्ड्स द वायर और फोर्थ ऑप्शन था रिमेन स्टेशनरी। तो इनका हिंदी था देखो तार के समानांतर एक्स के परितः घूमेगा, दूसरा ऑप्शन था तार से दूर जाएगा बाईं ओर और तीसरा है तार की ओर आएगा और स्थिर रहेगा। तो आप सभी को पता है जब भी करंट सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, अगर कोई दो करंट कैरिंग वायर हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई कि ये वायर जो है वो अपनी जो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग इन पे फोर्स लगेगा, इसका मतलब रोटेट तो नहीं करेंगे, तो या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। फिर हमने देखा कि जो करंट जा रही थी वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, जो पास वाली साइड थी उसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रही थी। मान लो इसकी वजह से इस पे फोर्स आ गया एफ ए, और ये वाली जो लाइन थी जैसे आई करंट इसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है
तो इनमें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा इन दोनों में, तो फोर्स जो लगेगा वो पैरेलल वाले पे लग रहा है और इनकी वजह से तो जीरो हो जाएगा। अब जो एफ ए मान लिया और यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ज्यादा थी, मान लो बी डिस्टेंस पे ये दूसरा वायर था, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो एफ बी लगेगा। और आप सभी को पता है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो फोर्स है वो ए फोर्स जो आ रहा है वो बी से ज्यादा है, तो जो अपना एफ ए है वो एफ बी से ज्यादा है। अगर एफ ए एफ बी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो आपका रेक्टेंगुलर शेप का जो ये कंडक्टर गिवन था वो करंट कैरिंग वायर जो ये है उसकी ओर आएगा। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर है थर्ड, मूव टुवर्ड्स द वायर, तो ये वायर की ओर आएगा, तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है अपना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द मैग्नेटिज्म ऑफ एटॉमिक मैग्नेट इज ड्यू टू, तो परमाणुीय चुंबक का चुंबकत्व किसकी वजह से होता है, तो परमाणुीय चुंबक बोला है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उनकी जैसे चक्रण गति भी होती है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं स्पिन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओनली स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं स्पिन मोशन अकेला नहीं बोल सकते। सेकेंड ऑप्शन था ओनली ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अकेला इसके लिए भी नहीं बोल सकते। थर्ड ऑप्शन था बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की दोनों मोशन होती है। तो इसमें देखेंगे अपन कि केवल इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, तो चक्रण गति नहीं, चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति भी होती है, तो दोनों जिसमें आ रहे हैं वही अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखते हैं। यहां पे है देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द एक्सटेंडेड एक्सेस ऑफ ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट। अपने पास यहाँ पे ए और बी कोई दो पॉइंट है, जैसे आपकी एक बार मैग्नेट है, ठीक है, उसके जो एक्सटेंडेड पॉइंट है वहां पे कोई दो पॉइंट है। तो दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट आर x एंड 2x, तो एक पॉइंट की डिस्टेंस तो है यहां से बार मैग्नेट से स्मॉल x, और दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 2x। ये अलग अलग डिस्टेंस है। यहां सपोज पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है एक Q है, और बार मैग्नेट से जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो आ रही है एक की x और एक की 2x। आपको पूछा है इसमें A तथा B बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात या द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B विल बी। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक्सियल पोजीशन के लिए लगाते हैं तो अपन 2m अपॉन स्मॉल r क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन ये भी कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला अपन जब लगाते हैं जब आपका r हो वो बहुत 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 बड़ा हो, आपका जो स्मॉल l आ रहा है ना उसकी बजाय अगर ये बहुत ज्यादा हो तब ये वाला अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। बाकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर स्क्वायर होता है। तो उसमें अपन स्मॉल r है वो बहुत ज्यादा है l से, इसका मतलब अपन यहां पे ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट या अपन जो भी आंसर आएगा अपना वो लगभग आएगा, वो कितना आएगा वो देखते हैं। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, यहां से देखो म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा अलग अलग पे, क्योंकि ये फिक्स है दोनों के लिए। इनका जो रेशियो है वो ना तो म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा, ना 4 पाई पे डिपेंड करेगा, ना 2m पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन r क्यूब पे डिपेंड करने वाला है। तो अगर 1 अपॉन r क्यूब पे डिपेंड करने वाला है तो जो आपका b होगा वो प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन r क्यूब। और आपको पूछा है a और b पे, और फर्स्ट वाला पॉइंट था आपका x पे, सेकंड वाला था 2x पे, तो अपन करेंगे यहां से bx अपॉन b 2x,
और आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r³। तो x डिस्टेंस के लिए तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/x का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2x के लिए 1/ यहां पे लगा दो 2x उसका होल क्यूब। अब जो x क्यूब नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ रहा है 2 का क्यूब। इसका मतलब bx/b2x की वैल्यू जो आई वो आ गया @1 और वो भी आएगा अप्रोक्सीमेट। तो अपना अप्रोक्सीमेट में 8.1 में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉलर बोर मैग्नेट इन द एंड ऑन पोजीशन टू ब्रॉड साइड ऑन द पोजीशन। तो अपने पास एक कोई बार मैग्नेट है, उसकी वजह से उसकी एक एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पे आपसे चुंबकीय क्षेत्र का रेशियो पूछा है। तो जब अक्षीय स्थिति पे निकालते हैं अपन तो वो आता है μ0I/4π, या मैग्नेट की वजह से जब निकालते हैं μ0/4π m/ यहां पे निकाल देते हैं r³, और इस पूरे की वैल्यू होती है 2 टाइम्स, या m की जगह क्या लेते हैं अपन 2m, जो अलग है उसको अलग कलर से अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो m जो होता है वो 2 टाइम्स होता है। फिर अगर अपन वर्टिकल पोजीशन पे देखते हैं तो ये आता है μ0/4π m/r³। ये r यहां से डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस पे इनका रेशियो पूछा था। तो b एक्सियल और b इक्वेटोरियल, या फिर अपन बोल सकते हैं b एंड अपॉन b ब्रॉड। तो b एंड अपॉन b ब्रॉड इनका रेशियो। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि μ0/4π m/r³, μ0/4π m/r³ ऊपर नीचे दोनों में आने वाला है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। ऊपर और नीचे यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो ये तो आ गया 2 और नीचे आ गया 1। इसका मतलब जो आंसर हो गया वो अपना हो गया 2:1। तो फाइनल आंसर 2:1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो अपना जो मोस्ट करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 2। ठीक है, तो अपने को एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा था। मतलब ये डाइपोल मोमेंट की तरह ही है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरेड। तो देखो जो आपका कैपेसिटर है उसकी C जो है वो आती है ε0A/d और उसकी वैल्यू भी आपको 9 गिवन है। फिर उसके बाद में बोला है कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स, वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 3। मतलब पहला जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका K1 कितना है 3 है और उसकी थिकनेस जो है वो d/3 है। सेकंड वाला जो है उसका K2 है 6 और उसकी थिकनेस है 2d/3। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो अब कितनी हो जाएगी। तो जहां पे भी ε0A/d दिखाई दे वहां पे लास्ट में आप डाल देंगे 9pf। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, यहां से यहां तक d/3 डिस्टेंस है, इसमें तो आपने भर दिया है 3 का मटेरियल और उसके बाद में है नेक्स्ट डिस्टेंस आपकी 2d/3। इसमें आपने मटेरियल भर दिया है K2 = 6 का, इसमें आपने भर दिया 6 का। तो अपन इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे।
तो पहले का निकाल ले, फिर दूसरे का निकाल ले, फिर ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से अपन इसका नेक्स्ट आंसर निकालेंगे। तो पहले निकालता हूं मैं d/3, इसको मान लेते हैं ये है C1, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब D नहीं रहा, D हो गया d/3, क्योंकि d/3 में ही अपन फिल कर रहे हैं जो भी मटेरियल था। और K की वैल्यू ऊपर कितनी लेनी है, फर्स्ट वाले के लिए 3 लेनी है, तो ऊपर रख दिया 3 इक्वल टू, देखो ये एप्सिलॉन नॉट A इंटू 3 अपॉन d/3 था, तो 3 जो D के नीचे वाला है वो ऊपर आ गया, तो ये हो गया 9 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया आपका, ये तो आ गया C1। इसके बाद बात करते हैं C2 की, तो जो C1 निकाला उसमें K की जगह जहां 3 रखा वहां K की वैल्यू क्या रखना है, 6 रखना है, d/3 की जगह 2d/3 रखना है, तो जो C2 आएगा वो आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट A का A, नीचे जो D है वो आ गया 2d/3, और जो K भरा था K2 की वैल्यू जो थी वो आपकी थी 6, तो 2 से कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया, तो फाइनली जो आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 3 इंटू 3 9। तो जो भी C1 और C2 आ रहा है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और जब इक्वल कैपेसिटी के दो कैपेसिटर को आपस में अटैच किया जाता है तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाती है। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो जो कैपेसिटेंस आ रही थी वो कितनी, 9 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 9 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू थी 9 पिकोफैरेड। तो अगर 9 पिकोफैरेड थी तो ये भी 81 का हो गया था और ये भी हो गया था 81 का, दोनों के दोनों 81 पिकोफैरेड के हो गए थे। तो या तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकाल लो, तो जैसे ही अपन 81 इंटू 81 डिवाइड बाई 81 प्लस 81 करेंगे तो अपने पास आएगा 81 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 40.5 अप्रोक्स, तो ये हो गया 40.5, ये आपका हो गया आंसर। तो अपना ऑप्शन नंबर है 4th, ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 11th। तो 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां गिवन है 2 कंडीशनर्स C1 and C2 in a circuit are joined as shown in fig. The potential of point A is V1 and B is V2. The potential of point D will be, तो अपने को पॉइंट D का पोटेंशियल पूछा है और A का V1 दे दिया, B का V2 दे दिया, तो इजी है। X जो भी है D उसका मान लेते हैं अपन X, और जितना चार्ज D पे आएगा उतना ही तो D से जाएगा, तो अपन वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, इसका मतलब जितना चार्ज यहां आया उतना ही यहां से गया, तो मैं करूंगा X माइनस V1 इंटू C1 की कैपेसिटेंस कितनी थी C1 प्लस X माइनस V2, X माइनस V2 इंटू C2 इक्वल टू कर दूंगा 0, क्योंकि जितना आया प्लस जितना गया इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ना तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ और ना ही यहाँ से और ज्यादा बन के निकला। तो अपन ने ये फॉर्मूला लगाया कि जो टोटल चार्ज यहाँ पे आया और गया वो हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ देखो x वाली टर्म है वो एक और रह जाएंगी, और जो बिना x वाली है वो एक और रह जाएंगी। तो x के साथ इधर तो आया देखो C1 प्लस C2, और उधर आ जाएगा देखो C1V1 प्लस C2V2, तो ये हुआ C1V1 प्लस C2V2। तो फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आपका पॉइंट D का पोटेंशियल आ गया। तो पॉइंट D के लिए पोटेंशियल का अपना फॉर्मूला हो गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विथ ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलो वोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, मतलब के की वैल्यू जो है वो 10 गिवन है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये गिवन है आपको 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, मतलब ये ई की वैल्यू गिवन है। What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 88.5 picofarad? इसका मतलब आपको यहाँ पे D निकालना है पहले, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो K भी साथ में लगा देते हैं। क्वेश्चन में आपको K की वैल्यू गिवन है, एरिया पूछा है, C की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब D निकालना पड़ेगा। डी कहां से निकालेंगे, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी इक्वल टू हो जाता है वी, तो वी इक्वल टू होता है ई डी। तो यहां से देखो डी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी वी अपॉन ई। वी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3, 1 किलो वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर 3 डिवाइड बाई ई की वैल्यू होगी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 इक्वल टू आया 1 अपॉन 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू C की जगह रखनी है अपने को। तो C की वैल्यू तो जो थी वो थी आपके पास 88.5, तो C की वैल्यू थी 88.5, ये पिको के साथ थी तो 10 की पावर माइनस का 12 लगा दिया, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका। एरिया आपसे पूछा गया है, एरिया आपसे जो भी है वो पूछा गया है। के की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, के की वैल्यू गिवन थी 10, तो के की वैल्यू आपने पुट कर दी 10 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू अभी निकाली है 1 अपॉन 10 का क्यूब है, तो यहां तो हुआ 1 और ऊपर हो गया, नीचे ही डाल देते हैं एक बार 10 का क्यूब हो गया। इसके बाद में अपन अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे तो यहां से देख पा रहे होंगे 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस का 12 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये देखो 8.85 है और ये है 88.5, तो ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। अब एरिया की वैल्यू जो आई यहां से वो आई 1 अपॉन 10 का पावर 3 मीटर स्क्वायर आई, तो जैसे ही 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1/3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C और C2 इक्वल टू 2C और C3 इक्वल टू 3C एंड C4 इक्वल टू 4C। ये अपने को 4 कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटी या धारिता गिवन है। तो देखो दिए गए चित्रानुसार C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू C, C3 इक्वल टू 3C और C4 इक्वल टू 4C आपको गिवन है, और सबको एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो C2 और C4 पर आवेशों का अनुपात अपने से पूछा गया है। तो अपने को देखो यहाँ पे बैटरी गिवन है, उसमें C4 अलग से जुड़ा हुआ है और उसके पैरेलल में C1, C2, C3 जुड़े हुए हैं। इसका मतलब C4 पे अलग चार्ज होगा और C1, C2, 3 से अलग चार्ज पास होगा। तो पहला अपना है C1, C2, 3 से जाने वाला, तो इसको मान लिए Q1 और इसको मान लेंगे Q2। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इन फर्स्ट इनटू वोल्टेज, ये तो हो गया Q1 डिवाइड बाई हो जाएगा Q2। इसमें हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट इन सेकंड सर्किट। सेकंड सर्किट कौन सा है, जैसे अकेला, इसमें आएगा C4 इनटू वोल्टेज का वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज तो दोनों में कॉमन है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी अपने को निकालना है इनकी कैपेसिटेंस। तो जैसे ही C इक्विवेलेंट सेकंड की निकालोगे वो तो आ जाएगी C4
और उसकी भी वैल्यू आपको गिवन है 4C। बाकी C1 C2 3 का जब आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो आएगा, देखो यहां से निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट इन 1, इस तीनों के तीनों सीरीज में आ गए तो ये हो जाएगा 1/C1, तो 1/C1 की वैल्यू थी C प्लस 1/C2, C2 की वैल्यू थी 2C प्लस 1/C3, C3 की वैल्यू है 3C, तो ये हो गई 1/3C। जब इनको ऐड करेंगे नीचे ले लिया जैसे 6, नीचे ले लिया 6C, अब इससे C से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 से किया तो आया 3 और उसके बाद आया आपका 2। तो फाइनली जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है फर्स्ट में, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू फर्स्ट में आ रही है वो देखो इसको का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 6C तो आ गया ऊपर और इनका जो ऐड 6C जो है वो तो आ गया ऊपर और इनका ऐड किया 6, 3 और 2 वो आया 11, तो वो आ गया आपका नीचे। ठीक है, तो ये आपको आ गया C इक्विवेलेंट 1 आ गया। अपने को क्या करना था, इनका रेशियो लेना था, तो जैसे ही Q1/Q2 किया तो ये आया देखो 6/11 इंटू नीचे C इक्विवेलेंट 2 आ रहा था आपका 4, तो इसको जैसे सोल्व किया ये आया 3/22, क्योंकि 2 से एक बार डिवाइड हुआ 6 तो ये तो हुआ 3 और नीचे 11 इंटू 2 हुआ 22, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है और थर्ड आपका करेक्ट है, इसमें आ रहा है 3/22, ये आपका इनमें जो चार्ज थे उनका रेशियो आ गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब मार्क्ड 40 वोट एंड 220 वोट एंड 60 वोट 220 वोट, मतलब इन पे जो रेटेड है एक वोट होता है एक वोल्टेज होता है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं यहाँ से P = V² अपॉन, तो R तो आपका फॉर्मूला होता है पावर का। अगर आपको पावर गिवन है V की वैल्यू गिवन है तो आप R निकाल सकते हैं, मतलब इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होंगे उनका फॉर्मूला हो गया V² अपॉन P। ठीक है, और फिर उसके बाद में बोला है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई ऑफ 220 वोट द इफेक्टिव पावर इज P1, मतलब अगर इनको दोनों को सीरीज में जोड़ा जाता है तब तो पावर आती है P1, इसका मतलब जो बाद में पावर आएगी अपनी वो P1 आएगी। कब, जब दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया तो V² का तो V² रहेगा, V की वैल्यू जो है 220 वोट है, तो V² का तो हो जाएगा आपका V² अपॉन R की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि हमने इनको जोड़ा है किसमें, सीरीज में। इफेक्टिव पावर P1 आ रही है कब जोड़ने पर, सीरीज में जोड़ने पर। उसके बाद हमने जोड़ा इनको कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ेंगे पावर अपनी हो जाएगी P2, तो जो पावर P2 हुई वो हुई V² अपॉन R की जगह आ जाएगा, जो अगर सीरीज में होता है R1 R2 करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, और अगर पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये वाला अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि जो P1/P2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो P1/P2 कर रहे हैं, तो देखो V² इसमें भी है और उसमें भी है, तो दोनों का ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया ये तो, और P1 की वैल्यू आ रही थी 1/R1 प्लस R2। ठीक है, तो 1/R1 प्लस R2। P2 की जो वैल्यू है वो आ रही थी 1/R1 R2 और R1 प्लस R2 आ गया था ऊपर, तो इसमें जो R1 R2 आ रहा था R1 प्लस R2 वो तो आ गया था ऊपर और नीचे रह गया था R1 R2 इंटू V², ये आपका P2 था। तो यहाँ पे देखो R1 R2 नीचे आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे तो हो जाएगा इसका तो स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा R1 R2, तो ऊपर आपका आ गया R1 और R2। तो R1 R2 यहां से एक बार निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो रेटेड कितना था 40 वोट, तो जो R1 था वो तो आपका आ रहा था V² अपॉन 40। अब V की वैल्यू अपन 220 नहीं रखेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगी। उसके बाद R2 जो था
वो आपका आ रहा था v²/60। ठीक है, ये दोनों R1 और R2 हो गए। अब अपन यहाँ पे जैसे P1/P2 की वैल्यू पुट करते हैं तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.24। कैसे? जैसे आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो R1 R2 में एक बार करके दिखा देता हूं आपको। P1/P2 R1 की वैल्यू है v²/40 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी v²/60 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 है तो v² तो आ जाएगा बाहर कॉमन, v² बाहर आ जाएगा कॉमन और अंदर रह जाएगा 1/40 प्लस 1/60 और इस पूरे का है आपके पास होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म का है होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो बन रहा है v⁴ बन रहा है और नीचे जैसे v² बाहर आएगा तो v⁴ भी 4 बन जाएगा। तो ये तो सब कैंसिल हो गए। नीचे आ रहा था 1/40 और 1/60, तो जैसे ही इनको आगे आप कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.24। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है द करंट थ्रो ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = 2 + 3t मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। द चार्ज क्रॉसिंग थ्रो ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना चार्ज फ्लो होगा वो अपने को बताना है। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है I = dq/dt। इसका मतलब dq = जब आपको चार्ज चाहिए इसका मतलब I × dt कर देंगे, तो I का तो I × dt का dt कर दिए। तो I की वैल्यू कितनी पुट की है 2 + 3t, I की वैल्यू पुट कर दी 2 + 3t और साथ में है मिली, मिली का मतलब 10⁻³ साथ में लगा देंगे और इंटू dt करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, टाइम 0 से लेके 60 तक, क्योंकि 60 सेकंड में अपने से पूछी गई है। आगे अपन जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हुआ 2t प्लस t का हो जाएगा t²/2, तो ये हुआ 3t² डिवाइड बाई 2। लिमिट रखनी है 0 से लेके 60 तक, इंटू 10⁻³ लगाना ना भूले। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें और वैल्यू पुट करते हैं। जैसे 60 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हुआ देखो 2 × 60, तो ये तो हो गया 120 प्लस यहाँ पे 60 × 60 3600 आएगा, तो ये हुआ देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 × 60 करेंगे लेकिन नीचे है अपने पास 2, तो 60 × 30 कर देंगे, 60 × 30 कर देंगे तो और बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 10⁻³ तो ये कितना हुआ 5400 प्लस 120 इंटू 10⁻³ ठीक है। आगे जैसे ही आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 5520, 5520 आया ना, तो 5520 है और 10⁻³ था तो 10⁻³ से आपने डिवाइड कर दिया। ये जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5.52। ये अपना ऑप्शन आ रहा है कि कोई ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या बताना था, चार्ज फ्लो बताना था, करंट आपको गिवन थी, टाइम आपको गिवन था, आपको इंटीग्रेशन करना था और आंसर निकालना था। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है ए रोड ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज मूविंग in near a long current carrying conductor as shown in fig, what will be the induced current in road। आपको इस रोड में इंड्यूस्ड करंट बताना है। तो देखो इंड्यूस्ड करंट कब आता है, जब पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता हो, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ
तीनों परपेंडिकुलर आने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने चाहिए। अगर कोई दो भी अगर सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उस वाली कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उनको जीरो कर देते हैं। अभी देखो आपकी वेलोसिटी जो आ रही है वो करंट की डायरेक्शन में आ गई। अगर करंट की डायरेक्शन में आ गई इस वजह से इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो इसमें कोई करंट नहीं आएगी। तो यहाँ अपने से ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ आ रहा है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो अपने ऑप्शन है उनमें से कोई भी सही नहीं है। अगर इंड्यूस ईएमएफ आता ये इनमें से कोई भी आ सकता था जब मान लो ये इससे दूर की ओर जा रही होती, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इसका करंट जो है और वेलोसिटी है ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए या इनके कोई कंपोनेंट आने चाहिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए रेजिस्टेंस R ओम एंड ए कैपेसिटर C फेरेट, उसका फेरेट गिवन है, इज कनेक्टेड विथ ए मेटल वायर टू फॉर्म ए लूप एंड दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वर्टिकली इनटू द प्लेन एंड इट्स डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। एट कांस्टेंट रेट dB by dt इक्वल टू माइनस का k है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें अब अपने से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। तो देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध R है, संधारित्र C है और वो एक अंदर की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं और चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत दर से घट रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। अगर घट रहा है तब कैसा आएगा और बढ़ रहा है तब कैसा आएगा वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। मान लो आपका चुंबकीय क्षेत्र अगर इंक्रीज हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तब आप लेते क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होता, ठीक है। अगर मान लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा होता तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लगातार इंक्रीज हो रही होती, तो उस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता वो अपोजिट, इसमें करंट अपोजिट आती, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसमें फील्ड लाइंस अगर कम हो रही हैं तो इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर क्लॉकवाइज होगी तो कुछ यू आएगी, लेकिन उसकी रेट जो है वो आपसे दे दी नेगेटिव, घट भी रहा है और नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आपका जो साइन आएगा वो इसका अपोजिट आएगा। तो इसमें जैसे डायरेक्शन हो गई वो अपोजिट हो गई। फिर अगर अपोजिट हो गई इसका मतलब आउटवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ऑप्शन देखते हैं कि अपने से इसमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज पाई ए स्क्वायर के वेयर ए इज रेडियस ऑफ लूप। तो इसमें पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी का नेगेटिव होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इसका नेगेटिव होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है V और इसका एरिया कितना है, स्मॉल r के हिसाब से ले लेंगे, स्मॉल a, तो ये हो गया पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू dB बाई dt और बार है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव और dB बाई dt की वैल्यू आ रही है माइनस का k, तो k यहाँ आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और आगे आया पाई ए स्क्वायर इंटू के, ठीक है। ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपना बोला था, अपने से बोला था चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 3c पाई ए स्क्वायर, तो चार्ज कितना स्टोर होगा, हाफ CV स्क्वायर के इक्वल इसमें स्टोर होता है और वोल्टेज आपका आ रहा है पाई ए स्क्वायर, इसका मतलब 3 नहीं होगा, 3/2 आना चाहिए था। अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नेगेटिवली चार्ज, अपर प्लेट जो है वो नेगेटिवली नहीं होगी, ये कौन सी होगी, पॉजिटिवली, क्योंकि करंट जो है वो यू आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इस वजह से ऊपर वाली होगी पॉजिटिवली। तो ऑप्शन थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। और फोर्थ था नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो वैसे ही नहीं है क्योंकि अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो चुका। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है ए स्क्वायर लूप है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है मतलब एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड बी है। अगर साइड बी है तो एरिया अगर निकालना होगा तो अपन कैसे निकाल देंगे, सीधा बी स्क्वायर कर देंगे। और वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में
एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी है ओमेगा, वो अपने को फिग में गिवन है। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अपने से पूछी है। तो जनरली जो अपन फाई की वैल्यू देखते हैं तो फाई बराबर से तो होता है बी इंटू, जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है बी इंटू बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फाई। जब किसी एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, तब अपन लगाते हैं बी इंटू ए इंटू कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ये तो होता है फाई। और जैसे डी फाई बाई डी टी करेंगे, कोस का हो जाएगा साइन और ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो जो ईएमएफ आएगा इंड्यूस्ड तो वो आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ए की वैल्यू है बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपना यहां से आ जाना चाहिए बी इंटू स्मॉल बी स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना, बी आना चाहिए, साइन स्क्वायर आना चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं आना चाहिए, साइन ही आना चाहिए। इसमें साइन है और बाकी किसी में साइन नहीं है, और बी स्क्वायर भी आना चाहिए है, बी भी आना चाहिए, कैपिटल बी आना चाहिए है, ओमेगा है, सही है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपना है 19 नंबर क्वेश्चन में है ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड लेंथ L इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड कैपिटल L। आपके पास एक कैपिटल L लेंथ का कोई एक क्या है, लूप है, कैपिटल L है। ठीक है, और इसके अंदर एक प्लेस किया गया है स्मॉल l लेंथ का कोई लूप, स्मॉल l। ठीक है, अब आगे बोला है द लूप आर कोप्लेनर, मतलब इनका प्लेन जो है वो सेम है, एंड दियर सेंटर्स कोइंसाइड, और उनके जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सेंटर जो है वो सेम है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये अपने से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, अपन जो फॉर्मूला देखते हैं वो होता है फाई इक्वल टू हो गया एक तो बी ए, फाई इक्वल टू अपन पढ़ते हैं बी इंटू ए, और इक्वल टू होता है एल इंटू आई या एम इंटू आई कर देते हैं अपन। म्यूचुअल है ना, तो म्यूचुअल के केस में एल की जगह क्या आ जाता है, आपका बी आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे एल की जगह आ जाएगा एम इंटू आई, ये भी फाई है, आई है यहाँ पे करंट, और एक है बी इंटू ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, बड़े वाले लूप की वजह से लेना है। तो जब भी अपन कोई वायर की वजह से, जैसे मान लो ये वायर थे आपके, तो वायर की वजह से उसके सेंटर पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो जो लेंथ के क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन लेंथ के, मतलब लेंथ के रेसिप्रोकल में आता है, तो 1 अपॉन कैपिटल एल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो आता है। क्योंकि आप यहां से फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका मतलब जो यहां से डिस्टेंस आ रही है इसकी सेंटर से, जितनी डिस्टेंस पे आपका वायर है उस डिस्टेंस के रेसिप्रोकल में मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके साथ एरिया भी लेना है। एरिया किसका लेना है, जिस भी लूप से आपकी फील्ड लाइन से पास हो रही है उसी का एरिया लेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा स्मॉल एल स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो देखो 1 अपॉन कैपिटल एल के प्रोपोर्शनल आ रहा था, और एरिया जो आ रहा था वो स्मॉल एल स्क्वायर के आ रहा था। ठीक है, करंट भी आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि म्यू नॉट आई वो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें, और अपने को देखना है किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो भी कांस्टेंट है उनको हटा देंगे। सामने आ रहा है आपका एम, हाइट है, कांस्टेंट है, करंट है, तो एम जो प्रोपोर्शनल आया वो आया स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। तो स्मॉल एल स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन नंबर अपने सेकंड में है, और नीचे कैपिटल एल। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो तो अपन लगाते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू जो भी डिस्टेंस है डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये तो सबके लिए एंगल अल्फा बीटा चारों वायर के लिए सेम है,
क्योंकि ये स्क्वायर लूप है। करंट भी फिक्स है, म्यू नॉट भी फिक्स है, 4 भी एक कांस्टेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 1/L के प्रोपोर्शनल हो गया था या L के रेसिप्रोकल में हो गया था। जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी उसके साथ एरिया भी रखा, क्योंकि जो फाई होता है वो B × A होता है या M × I होता है। ठीक है, यहां से अपने पास ये रिलेशन आ गया स्मॉल l स्क्वायर अपॉन कैपिटल L का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है द करंट I इन एन इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू फिग। तो एक प्रेरक कुंडली में धारा I समय t के साथ परिवर्तित होती है, तब इनमें से कौन सा करेक्ट है ये अपने को बताना है। नीचे कुछ ग्राफ गिवन है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। ईएमएफ और टाइम के यहाँ पे ग्राफ है। तो आपको पता है ईएमएफ जो होता है वो आता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, और फाई का अभी अभी फॉर्मूला बताया था, फाई इक्वल टू होता है एल आई। तो माइनस का तो माइनस, डी का डी, और फाई की जगह आ जाएगा एल इंटू आई अपॉन डी टी। एल तो कांस्टेंट है तो एल तो आ गया बाहर, तो एल तो आ गया बाहर, और आपका है यहां से माइनस का डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये आपका आ गया इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब करंट और टाइम का जब जब स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है ईएमएफ आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो है, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इधर स्लोप जो आ रहा था वो नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप जब जब पॉजिटिव है ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात, स्लोप इसकी कांस्टेंट है, इस वजह से ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। तीसरी बात, यहाँ पे जो स्लोप है दूसरे वाले में किसी टाइम के बाद जब देख रहे हैं आप, तो स्लोप आ रही है नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे ईएमएफ हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो अपने से जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये जो है अपना इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो अपने को इंटीजर इसकी कुछ भी वैल्यू गिवन देनी है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m, चार्ज Q है मास m है, इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉर्मली इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इन इनफाइनाइट रीजन बाउंडेड बाय पैरेलल बाउंड्रीज AC एंड DE। मतलब AC और DE से के बीच की जो बाउंड्री है उसमें इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें परपेंडिकुलर एक चार्ज Q जिसका मास m था उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। तो अपने को इसमें क्या बताना है, इफ द विड्थ ऑफ रीजन D इज स्लाइटली शॉर्ट ऑफ mv बाई qb। इसका मतलब ये जो D था इसकी जो विड्थ थी वो कुछ कम थी, जो D बाई D की वैल्यू थी, जो विड्थ थी वो किससे कम थी, mv बाई qb से। तो ये हो गया mv बाई qb, और कितना सा है, स्लाइटली, मतलब बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल वहां पे पार्टिकल पहुंच जाएगा। अगर ये है देन द पाथ ऑफ द चार्ज ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द फील्ड इज। तो देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। यहाँ m मास था, उसका चार्ज q था, उसको v वेलोसिटी से किसी फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया था। अगर प्रोजेक्ट कर दिया तो वो फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ इतनी है कि जितनी उसकी रेडियस है तब तो वो उसमें पूरा का पूरा घूम लेगा, और अगर जितना रेडियस आनी चाहिए वो अगर आपको गिवन फील्ड है उससे अगर ज्यादा है तब वो कहीं बीच में ही बाहर निकल जाएगा। तो अपन जो सर्कुलर मोशन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड में R इक्वल टू जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो देखते हैं R इक्वल टू mv बाई qb। इसका मतलब जब ये इसमें सर्कुलर मोशन करके आएगा तो कुछ यू बाहर निकल जाएगा, और जो वैल्यू R है वो है mv बाई qb। अगर मान लो ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करेगा तो इसको इतनी रेडियस चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है जो विड्थ थी इसकी d या R कुछ भी मान लो, तो वो mv अपॉन qb से स्लाइटली मतलब थोड़ी सी कम है।
इस वजह से ये यहां से जब निकलेगा ना तो ये परपेंडिकुलरली निकल जाएगा। तो इसमें विचलन कौन पूछा है या इमर्जेंट फ्रॉम फील्ड, यहाँ पे डेविएशन पूछा है। तो डेविएशन कितना हुआ, देखो आ रहा था हॉरिजॉन्टली और निकल रहा है वर्टिकली, तो इसमें जो डेविएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री की वजह से यहाँ पे लगा देंगे अपन 90, ये इसमें हो गया डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a wire ABCD is bent in the form shown here in the figure. Segment AB and CD are of length 1 meter each, while the semicircular loop of radius 1 meter. A current of 5 ampere, करंट का ध्यान रखना, 5 ampere flows from A towards the end D and the whole wire is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla directed out of the plane. The force acting on the wire is. तो इसमें अपने से पूछा है फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स बराबर से होता है F बराबर से अपन लगाते हैं BIL। तो फोर्स इक्वल टू हो गया B इंटू आई इंटू एल। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक लूप है, ठीक है, लूप है और उसका AB लेंथ है, जैसे AB एंड CD उसमें दो लेंथ है, वो तो है 1 मीटर की। तो जैसे AB है 1 मीटर और CD है 1 मीटर, और एक है सेमी सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 1 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, B से लेके C तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2r, तो 2 मीटर हो जाएगी। तो A और D के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो हो जाएगी, लेंथ ऑफ AD जो होगी वो हो जाएगी आपकी 4 मीटर। बस B की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू पुट करनी है। तो B की वैल्यू तो होगी 5/10। करंट की वैल्यू कितनी गिवन थी, करंट की वैल्यू अपने से 5 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन थी, इनटू L की वैल्यू कितनी गिवन थी, L की वैल्यू 4 हमने निकाल ली है। ठीक है, अब देखो 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार, 2 बार, तो 5 इंटू 2 आपका आंसर आ गया 10। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y इन फिग। आपको x पॉइंट और y पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो कुछ टाइम बाद जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर क्या होती है, कैपेसिटर से भी कुछ करंट जा सकती है, लेकिन t इक्वल टू 0 के अलावा जब कुछ टाइम बाद देखते हैं तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इधर से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जाएगी वो करंट किधर जाएगी, इधर से देखो यूं जाएगी, B से YA इधर से निकल लेगी। तो आपको क्या बताना है, ये मान लेना है पहले कि इधर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो Y पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखो 24 का राइट एंड की साइड में लगा दिया 24, क्योंकि एक बैटरी अपन एज्यूम कर लेंगे, और इधर मान लेंगे 0। अगर इधर 0 मान लिए तो पहले निकाल लेते हैं करंट, और फिर 4 वोल्ट 4 ओम जो है इसके एक एंड पे तो है 0 और दूसरे पे है Y, तो Y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑन 4 ओम। तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन 4 ओम निकालेंगे तो पहले निकालेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या होगी, जैसे 24 वोल्ट V अपॉन R कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 6 + 4, तो ये आ रहा है 2 + 6 + 4, ये आपका आ रहा है टोटल करंट। ठीक है, तो ये हुआ 12 और ऊपर था 24, तो ये आ जाएगा 22 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप किस पे देखना है, 4 पे, तो V इक्वल टू होता है IR। तो V ऑन 4 ओम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना है ये 4, तो ये हो गया 8,
ठीक है, इसका मतलब Vy माइनस V0 इक्वल टू 8 आया, तो जो पोटेंशियल एट y है वो आपका आ गया है कितना 8। ठीक है, इसके साथ ही अपन देखते हैं 6 ओम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए पॉइंट बी का भी पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि पॉइंट बी का पोटेंशियल मिल जाएगा तब अपन एक्स का पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि इस पे इधर तो है 0 कैपेसिटर पे और इधर है बी पे, जो भी है अभी निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे पहले 2 ओम पे देख लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो 2 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है V2 वो आ जाएगा आपका 2 इंटू कितनी करंट है 2 एम्पियर, तो ये आ रहा है 4 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप 2 पे कितना आया 4 वोल्ट। इसका मतलब ये कितना हुआ 24 माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू हो गया 4 वोल्ट। तो ये हुआ यहां से 24 माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू आया 4 वोल्ट। और अगर पोटेंशियल एट बी उधर चला जाएगा 4 वोल्ट इधर आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल एट बी इक्वल टू आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहां का वैल्यू जो है वो अपने पास आया है 20 वोल्ट, ये आ गया 20 वोल्ट, ये था 0। अब x की वैल्यू अगर मिल जाएगी, अगर x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी तो मैं इजीली x माइनस वाई करके इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x माइनस, पहले इधर आओ क्योंकि x पे जितना चार्ज आया उतना ही वापस चला गया, हमेशा यही रहता है चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज यहां से x माइनस 0 किया, x माइनस 0 का x माइनस 0 इंटू 4/3 है, प्लस x माइनस 20 भी करेंगे तो x माइनस 20 कर दिए। अगर x माइनस 20 आप कर दिए तो x माइनस 20 कर दिए और उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है 4 को करना है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया, देखो 4/3 है तो ये 0 है उधर, तो 4 कॉमन आके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का तो x प्लस ये हुआ 3x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहां से x जो है वो 4x इक्वल टू 60 आया और x इक्वल टू आ गया 15। आपसे पूछा था x, तो x की वैल्यू तो आ गई 15 और vy जो था वो 8 था और वही किसकी वैल्यू थी y की। आपको निकालना है x माइनस y, तो वो आया 15 माइनस 8 इक्वल टू आ गया 7 वोल्ट। ठीक है, तो अपना 7 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ गया, 07 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द नेटवर्क शोन इन फिगर इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट इफ एट ए सर्टेन इंस्टेंट द करंट I इज 5 एम्पियर। मतलब करंट जो फ्लो हो रही है वो है 5 एम्पियर और डिक्रीजिंग एट ए रेट, मतलब डिक्रीजिंग हो रही है, di/dt है उसकी वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि 10⁻³ है और एम्पियर पर सेकंड से ये डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही होती तो di/dt को ले लेते पॉजिटिव। इसमें बताना है VB माइनस VA क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे यहां से KVL लगा देंगे। तो देखो VB माइनस, क्या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे अपन, जैसे ये है अपना तो इसको अपन लेंगे L di/dt, L di/dt ले लिए। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपनी बैटरी आ गई तो उसको ले लेंगे नेगेटिव। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपना रेजिस्टेंस आ जाता है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव। मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपना रेजिस्टेंस आ जाता है तब उसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, और अगर करंट की डायरेक्शन में आ जाता है तब रेजिस्टेंस को लेना होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो ये 1 मिला, तो V बराबर से होता है IR, तो 1 का तो 1 और कितना करंट था 5, तो 5 इंटू 1। उसके बाद आया पॉइंट A, तो ये हो गया माइनस का VA इक्वल टू करना होता है 0। अब देखो VB का VB, VA को भी इसके पास से ले आते हैं, VB माइनस VA हो गया, प्लस L की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ है,
5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 है। और उसके बाद क्या रखना है, L की वैल्यू रखी थी और di बाई dt की वैल्यू जो थी वो अपने को कौन सी लेनी थी, यहाँ पे नेगेटिव लेनी थी, तो यहाँ पे लगा देंगे छोटा सा नेगेटिव का मान, तो यहाँ पे लगा दिए नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये है -15, तो -15 का -15 प्लस आया 5, प्लस आ गया 5, और ये 10 की पावर 3 ये तो ले ली थी L की वैल्यू, और इसके साथ ही हम यहाँ di बाई dt की वैल्यू जो थी 10 की पावर मल्टीप्लाई में 3 वो यहाँ लगा देते हैं 10 की पावर मल्टीप्लाई में 3, ये di बाई dt की वैल्यू रख दी, नेगेटिव चिन्ह लगाई दिए, ये -15 का -15, ये 5 का 5, और इक्वल टू करना है अपने को 0। अब यहां से देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर प्लस का 3 कैंसिल हो गए, और यहां से माइनस का 5 बचा, यहाँ प्लस का 5, और जो -5 और +5 है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, और ये 15 उधर जाके हो गया पॉजिटिव, तो जो VB माइनस VA था वो आपका आ गया प्लस का 15। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 15। इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को एक रोड गिवन है, रोड है वो एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रोड जो है अपनी लेंथ से 30 डिग्री एंगल पे v वेलोसिटी से जा रही है, और अपने को इसमें पूछा क्या गया है, देखो देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ Vp माइनस Vq, P और Q पॉइंट के बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आएगा, तो अपन इंड्यूस ईएमएफ जो निकालते हैं वो E इक्वल टू कैसे निकालते हैं, B इंटू V परपेंडिकुलर इंटू L, E इक्वल टू BV L से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में L इक्वल टू कितना है 2 मीटर, और वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से है, लेकिन अपने को लेनी है परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर से एंगल 60 डिग्री, तो V का ये हो गया V cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा V बाई 2, तो यहाँ पे ले लेंगे V परपेंडिकुलर V बाई 2, तो B की वैल्यू तो हो गई थी 2, और V परपेंडिकुलर V की वैल्यू कितनी है 2, और cos 60 की वजह से नीचे आ गया था 2, तो 2 बाई 2 इंटू अपने को लेना है यहाँ पे लेंथ, लेंथ की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका आ गया 4। फाइनल आंसर जो आपका हो गया वो 4 वोल्ट हो गया। थैंक यू।